अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 9 है। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स जो है ये बुनियादी तौर पर केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम जो है वो स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ये है कि हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और हम केमिकल काइनेटिक्स में ये पढ़ते हैं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम जो है वो अंडे को बॉयल करते हैं तो अंडे को बॉयल करना एक जो है केमिकल प्रोसेस है। तो अंडे का बॉयल होना अगर 5 मिनट ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है अपनी कंप्लीशन को कंप्लीट करने के लिए तकरीबन जो है वो 5 मिनट ले रहा है। इसी तरह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें हम जो है वो सिल्वर नाइट्रेट और किसी सॉल्ट को मिलाते हैं तो वो फ़ौरन प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो वो जो रिएक्शन है वो बहुत ही मिली सेकेंड्स के अंदर हो रहा है। तो ये रिएक्शन है, इनको जो हम स्टडी करेंगे कि ये कितनी देर में हो रहे हैं, आहिस्ता हो रहे हैं, तेज़ हो रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी आती है किसके अंदर? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। और ज़मीन के अंदर जो तेल वगैरह बन रहा है इसके अंदर जो है वो डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में के बाद जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो आपका केमिकल काइनेटिक्स में आता है कि केमिकल्स जो हैं वो कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लेते हैं। तो इसको हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट का मतलब पता है, रेट आमतौर पर रेट का जो मतलब होता है वो होती है स्पीड। तो हम बुनियादी तौर पर इसी स्पीड ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, मैकेनिज़्म पढ़ते हैं कि हमारा जो भी रिएक्शन है वो कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और वो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है उसके फैक्टर्स पढ़ते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होने इस रिएक्शन को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बुनियादी तौर पर स्पीड ऑफ रिएक्शन है कि एक इस रिएक्शन जो है उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, या इसको हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं dx अपॉन dt से। dx का मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज और x का मतलब क्या होता है? किसी भी वेरिएबल के अंदर तब्दीली। ठीक है, तो x जो है ये रिप्रेजेंट करता है कोई भी वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है वो हमारे पास प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है जो कम या ज़्यादा हो रही होती है। तो ये जो x है ये x रिप्रेजेंट करता है कोई भी वेरिएबल है और d रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम गुजरने के साथ साथ जो भी तब्दीली वाक़या हो रही है उसको जो है वह हम रेट को कहते हैं। तो सबसे पहले हम रेट की कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है A है और वो B के अंदर प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि डिक्रीज़ इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर तब्दीली पर यूनिट टाइम। यानी जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ 0 सेकंड जैसे ये रिएक्शन है, ये हमारे पास रिएक्शन है, ये 0 सेकंड के ऊपर स्टार्ट हुआ और 0 सेकंड के साथ साथ ये 30 मिनट के अंदर जो है वो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर सपोज़ अगर 0 सेकंड पे इसकी कंसंट्रेशन 10 मोलर थी तो अब वो कम होते 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 सपोज़ 7 मोलर रह गई। ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन में तब्दीली है ये इनिशियल है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये फाइनल कंसंट्रेशन। तो टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये जो तब्दीली वाक़या हो रही है रिएक्टेंट्स की, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम रिएक्टेंट्स की टर्म में डिफ़ाइन करेंगे तो ये होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और अगर हम जो है इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का बढ़ना पर यूनिट टाइम। ठीक है, जैसे बी है शुरू में बहुत ही स्मॉल होगा लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो ये हमारा जो इसका कंसंट्रेशन होगी यानी मिकदार होगी वो बढ़ती जाएगी।
ठीक है। और अगर हम एक डेफिनेशन और है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर तब्दीली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चाहे वो रिएक्टेंट की हो, चाहे वो क्या हो, प्रोडक्ट की हो, तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर तब्दीली, इन टाइम टेकिन फॉर चेंज, यानी जितना भी टाइम गुजरे। जैसे अगर मैं इसकी स्टडी करूँ तो शुरू में इनिशियल ये था, फाइनल ये था, ठीक है, तो मैं चेंज मालूम कर लूँगा इसकी, और कितने टाइम के अंदर ये चेंज इन टाइम 0 से 30 सेकंड के दौरान। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम ग्राफ बना के देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ कैसा होता है? ये रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर जो है वो टाइम है। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही शुरू में ये कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपका टाइम मौजूद है, ये सेकंड्स में आपके पास मौजूद है। तो शुरू में क्या होगा, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ऐसा ऐसा क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, यानी शुरू में मैक्सिमम थी। तो ये जो आपके पास है कॉन्सेंट्रेशन के तब्दीली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम रेट कहते हैं। और जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में पहले शुरू में 0 होगा और टाइम गुजरने के साथ साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपकी होना शुरू हो जाएगी, इनक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो आपके पास है इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन के अंदर तब्दीली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद जो है वो अब हम ये रिएक्शन है ए टू बी, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अगर हम लिखेंगे तो हम रेट को, आपको पता है, dx अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। अब ये जो x है ना, ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, x। अब हमारे पास चेंज x यानी सॉरी डेल्टा d जो है ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x जो है कोई वेरिएबल है। अब यहाँ जो वेरिएबल है वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको हमने जो है वो ब्रैकेट में करके लिख दिया, और d अपॉन टी। अभी जो माइनस साइन है वो माइनस साइन ये बात शो कर रहा है कि यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो तब्दील हो रही है, यानी कम हो रही है। यानी आपने शुरू में इसके जो थे वो 10 मोल लिए थे, फिर वो 9 हुई, फिर 8 हुई, तो ये हमारे पास फाइनल है और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल है। तो चेंज क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगी 8 माइनस 10। तो यहाँ चेंज होगी वो किस में आएगी, ये माइनस इस बात को शो कर रहा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट में लिखना है तो क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी रेट लिखना है तो रेट लिखने के लिए जिसकी भी रिस्पेक्ट से लिख रहे हो उसकी चेंज अपॉन टाइम, अगर रिएक्टेंट होगा तो माइनस में होगा और ये होगा तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। अब इसका यूनिट देख लें, तो यूनिट क्या है, ये मोल पर डीएम क्यूब। ये मोल का मतलब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होता है, मोल डीएम क्यूब होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसका यूनिट बन जाएगा मोल पर डीएम क्यूब और पर सेकंड। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है एवरेज रिएक्शन। अच्छा, एवरेज के बारे में आपको पता है कि जब भी हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज लेने में हमने क्या करना होता है कि शुरू से लेके आखिर तक जो भी टाइम है उन तमाम टाइम को हमने जो होता है वो लेना होता है। यानी मिसाल के तौर पर इसकी अगर हम देखेंगे, जैसे अगर रिएक्शन स्टार्ट हुआ है 0 सेकंड से लेकर, और 0 सेकंड से लेकर आखिर तक जो भी टाइम है, इस पूरे टाइम के दरमियान जो भी चेंज वाक़या हुई है उसको हम कहते हैं एवरेज। तो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल हैं, उन पूरे टाइम इंटरवल के तो वो कहलाता है हमारा एवरेज। तो एवरेज में ये क्या होता है कि हम हर पॉइंट को लेते हैं, यानी सारे पॉइंट शुरू से लेके और आखिर तक, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एवरेज है। अच्छा, दूसरा कहलाता है हमारा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस आपको पता है, इंस्टेंटेनियस सिंपल सा ये होता है कि किसी भी लम्हे के ऊपर आप रिएक्शन आपने स्टार्ट कर दिया और रिएक्शन था 0 से 30 मिनट के दरमियान का था। अब आपने टाइम देखा और उस टाइम जो है 9 बजे स्टार्ट किया था, आपने 9:10 पर देखा, तो ये 9:10 के ऊपर आप देख रहे हैं, ये हमारा इंस्टेंटेनियस है किसी भी लम्हे के ऊपर, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और द टाइम टेकन, यानी जो भी आप टाइम ले रहे हो, 20 सेकंड पे ले रहे हो, 30 सेकंड पे ले रहे हो, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस होता है। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में आप शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे, और इंस्टेंटेनियस में आप क्या लोग देखोगे
सिर्फ उस लम्हे के ऊपर देखोगे। अब हमारे पास जो है वो रेट को मालूम करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका जो होता है इनिशियल रेट कहलाता है। इनिशियल रेट सिंपल सा एक तरीका होता है जिसके अंदर आप जब रिएक्शन शुरू में स्टार्ट होता है, शुरू में जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जैसे आपने दो रिएक्टेंट से ये था इथाइल आयोडाइड था, इसकी आप जो है वो हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे तो ये बन रहा था। अब 0 सेकंड पे ये स्टार्ट हुआ होगा तो आपने सिर्फ शुरू के जो टाइम है उन शुरू के टाइम ड्यूरेशन के ऊपर आपने इसका रेट जो है वो निकाल लेना है। और रेट निकालने के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अब देखिए ये ग्राफ आपको एक डेटा आपको दिया गया 0, 15, 30, 40, 75 और ये टाइम है, ठीक है। और ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये 0.36 थी, ये फिर 25 हुई, इस तरह करके ये आ रही है। इसको फिर मैंने जो है वो ग्राफ में करके जो है वो ड्रॉ कर लिया। ये ग्राफ बता रहा है 0.0555 ये ग्राफ है और ये टाइम है, ठीक है। अब मैंने इनिशियल रेट लेना है, तो इनिशियल रेट में सिंपल से लेने के लिए आपने क्या करना होता है, ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना होता है इस तरह करके। अब टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं ना, अब टेंजेंट आपकी मर्ज़ी है, आप टेंजेंट कहते हैं किसे, टेंजेंट जैसे ये है तो टेंजेंट जो है इस पॉइंट को टच करता हुआ गुजरता है, ये इसको टच करता हुआ गुजरता है, यूँ करके। ये ऐसे है तो ये इसको टच करके गुजरता है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास टेंजेंट है। टेंजेंट में लाइन बड़ी छोटी हो बड़ी हो वो नहीं है, बस पॉइंट को टच करता हुआ। तो इनिशियली हमने सिर्फ ये ले लिया, ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया इसको। अब लाइन चाहे आप बड़ी ले लें छोटी ले लें एक ही बात है, क्योंकि चेंज तो बिल्कुल वही मिलेगा आपको। तो ये देखें ये टेंजेंट आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस टेंजेंट में देखें ये इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है 0.35 और यहाँ इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.23 होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देख लें, अब इसका टाइम देख लें, इस पे टाइम देखें तकरीबन ये आपका रहा 30 और यहाँ पर आपका 0। तो यहाँ इनिशियल टाइम जो है वो 0 है और आखिरी फाइनल टाइम जो आपने मालूम किया वो क्या आपके पास क्या है 30 है। तो आपने रेट मालूम करना है, तो रेट मालूम करने का तरीका आपको पता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, ये रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। और इसके बारे में बताया रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो इनिशियली क्या थी हमारे पास, तो फाइनल हमारे पास 0.23 थी, ठीक है। और फाइनल जो है वो ये फाइनल है और इनिशियल हमारे पास थी 0.35, ठीक है। टाइम जो था 30 माइनस 0 था। अब आप इसको देखिए माइनस करेंगे तो ये जवाब माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह करके आप कोई भी रेट जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इनिशियल ले लें और इनिशियल रेट के लिए जब भी बोला जाएगा तो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसको बना लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ। अब रेट लॉ के बारे में आप जो है कुछ चीज़ें समझ लें, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसको समझ सकते हैं। वो रेट लॉ क्या है ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। रेट लॉ सिंपल सा ये है, रेट लॉ को समझाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है ए और बी दोनों के दरमियान आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये इसका रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्पीड है। अब सपोज़ आपने ना ए की 0.1 कॉन्सेंट्रेशन ली, इस ए 0.1 कॉन्सेंट्रेशन ली, इसका रेट आ गया 1 × 10⁻⁻5 आ गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई चेंज नहीं आया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं की, तो इसका रेट डबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ सिंपल सी एक चीज़ देख लीजिए क्या है, वो ये है कि जब आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट चेंज हुआ है। और रेट किसकी वजह से चेंज हुआ है, ये रेट ए की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने की वजह से क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं तो हमारा रेट भी क्या होता है, तब्दील होता है। अच्छा अब हमने क्या किया, जिसकी पुरानी वाली कॉन्सेंट्रेशन ले ली ए की 0.01 और इसी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 ले लिया, ठीक है। तो हमारा रेट बोला। तो अब यहाँ से इस डेटे को देख के बता दें कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है किसकी वजह से असरअंदाज हो रहा है। तो ये आपको पता है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल की तो रेट डबल हो गया, ठीक है। लेकिन आपने जब बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो यहाँ रेट डबल नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है
ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे, बी से। अब मैं मिसाल के तौर पर ये लिखूँ ए प्लस बी और प्लस सी प्रोडक्ट इसकी लिखूँ। जब मैं इसकी रेट की इक्वेशन लिखूँगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की जब इक्वेशन आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यहाँ तो पावर 1 आएगा क्योंकि ये डबल हो गई, यहाँ पर 0 आएगा। 0 आने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बी की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। 0 का मतलब और 1 का मतलब क्या है कि क्योंकि डबल हो गई थी तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका सिंपल सा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए पे पावर 1 और बी पे पावर 0। अच्छा, अब इसमें जानकर ये जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है ये हमने एक्सपेरिमेंट की मदद से लिखा है। ये हमने किसकी मदद से लिखा है, एक्सपेरिमेंट की, मेंटल की बेस पे लिखा हुआ है, यानी हमने एक्सपेरिमेंटली देखा। और एक रेट ऑफ रिएक्शन की हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन है बी, अगर मैं आपको बोलूँ इसकी रेट इक्वेशन लिख के दिखाएं आप, तो आपने सिंपल सा क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, सिंपल सा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी यहाँ पर ए था और यहाँ पर बी था, रेज टू देयर पावर। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखा मिला है ये विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन मिला है, आपने इक्वेशन को देख के लिखा है। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिखा है, ये जो लिखा है ये मैंने लिखा है किससे, एक्सपेरिमेंटली तौर पर लिखा है। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मुझे पता लगा कि यहाँ 0 आएगा या 1। 0 क्यों आया, क्योंकि बी की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से रेट के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा था, ठीक है। ये भी हम इक्वेशन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें और डिटेल में ये हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक बात समझ लें कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो एक्सप्रेशन है उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप इक्वेशन देखें और इक्वेशन देख के जो भी रिएक्टेंट्स हैं, जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको रखा और आपने बना लिया। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है एक्सपेरिमेंटली तौर पर करें, ठीक है। तो अब इसमें देख लें रेट लॉ क्या लिखा हुआ है। रेट लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी हमेशा याद रखें रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान जो है वो, जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम रेट कॉन्सेंट्रेशन को तब्दील करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन को तब्दील करने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाता है। और बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन हमने बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये जो रिलेशन है कि क्या हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या चेंज नहीं होगा कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर, इसको हम कहते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या है, रेट लॉ बुनियादी तौर पर रिलेशन है किसके दरमियान, रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के दरमियान, कि कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर क्या असर आ रहा है, उसको हम कहते हैं रेट लॉ कहते हैं। तो रेट लॉ क्या है, और ये एक्सपेरिमेंटली होता है, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है, एक तो मैं इस इक्वेशन को देख के भी लिख सकता था कि यहाँ NO आ गया और O3 आ गया, और एक मैंने एक्सपेरिमेंटली तौर पर इसको डिटरमाइन किया। तो ये चीज़ स्टूडेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेट लॉ जो है वो एक एक्सपेरिमेंटली रिलेशन है किसके दरमियान, रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान, और जो है वो हमारे जो भी रिएक्टेंट्स मौजूद हैं उनके दरमियान। अब यहाँ पर देख लें, अच्छा अब देखें ये रेट लिखा, ये रेट मैंने ये एक इक्वेशन दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें जब मैंने रेट की एक्सप्रेशन लिखी, रेट इज़ इक्वल टू KN पे स्क्वायर 2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इस इक्वेशन को देख के जो पहली चीज़ आपको समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि इस रिएक्शन में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का रेट के ऊपर कोई असर नहीं है, और ये एक्सपेरिमेंटली तौर पर डिटरमाइन होता है। यानी इसका मतलब ये कार्बन पावर 0 है, ये कोई असर नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है NO का, वो जो है स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या, अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल की तो रेट 4 टाइम हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर मौजूद है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। तो जो रेट है ये हम एक्सपेरिमेंटली तौर पर ही बता सकते हैं, बगैर एक्सपेरिमेंट किए अगर बताएंगे तो वो रेट लॉ नहीं होगा, वो रिलेशन नहीं होगा, एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होगा कि ओरिजिनली हो क्या रहा है। बज़ाहिर आप देखें
तो आपको नज़र आएगा कि इसकी रेट एक्सप्रेशन में NO पे 1 आना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड पे 1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो रिएक्शन है ये इंडिपेंडेंट है किस NO से। अब इसका मैकेनिज़्म होता है, मैकेनिज़्म सिंपल सा ये है कि भाई अगर जो है वो सबसे पहली चीज़ याद रखें, मैकेनिज़्म में हम आगे पढ़ेंगे इसको। मैकेनिज़्म में सिंपल सा ये होता है कि अगर रिएक्शन में दो स्पीशी मौजूद हैं, रिएक्शन में दो स्पीशी मौजूद हैं और रेट लॉ में सिर्फ एक स्पीशी मौजूद है, रेट लॉ में सिर्फ एक स्पीशी मौजूद है, तो हमेशा याद रख लें कि ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप का है, सिंगल स्टेप नहीं है। तो अब देखें सबसे पहले हुआ क्या, NO2 के 2 मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके NO3 और NO बनाया, और ये स्टेप हमारा कहलाता है स्लो स्टेप। स्लो स्टेप का मतलब ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, और इस स्लो स्टेप के ज़रिए आप रेट मालूम कर सकते हो। यानी जैसे मिसाल के तौर पर आप घर से निकले और आप पहले आपने एक टर्न लिया, फिर दूसरा टर्न लिया, फिर तीसरा टर्न लिया, फिर एक बहुत लंबा है, तो इस स्पीड, ये जो आपके पास टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि कौन सा जो रिएक्शन है, इसके ज़रिए आप ये बता सकते हो कि स्टेप किसके ज़रिए आप रेट मालूम करोगे। तो ज़ाहिर सी बात ये स्लो स्टेप है, यानी ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसके ज़रिए आप अपनी एग्जैक्ट स्पीड बता सकते हो, इनके ज़रिए नहीं बता सकते क्योंकि ये फास्ट है। तो हमेशा याद रखें, तो ये 2 स्टेप है, तो NO ने रिएक्ट करके NO3 और NO बनाया, और फिर NO3 ने NO के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए NO2 और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो अब यहाँ पर देखें ये NO3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, NO2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और प्रोडक्ट हमारी ये NO बचा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बचा, ये NO बचा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बचा। अब ये स्लो स्टेप है। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लिखेंगे वो इस स्लो स्टेप से लिखेंगे। यहाँ पर अब जो लिखा, तो यहाँ पर 2 स्टेप थे, तो ये पावर आ गया, पावर 2 आ गया। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मैकेनिज़्म है। तो मैकेनिज़्म जो है वो आप एक्सपेरिमेंट करके ही बता सकते हैं, ठीक है, और जो आपको दिए गए वही आपने करने सिर्फ। इसके बाद जैसे इसमें देख लें, यहाँ पर NO में जो है वो एंड पे पावर 2 है और इस पे पावर जो है वो 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले NO और NO ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पर बनाया, जो आपको नज़र नहीं आ रहा, और ये जो हाइड्रोजन पर है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इसने यहाँ पे क्या बना लिया, वाटर बना लिया। ये वाटर ये भी कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे पास था स्लो स्टेप। शुरू वाला क्या होता है, और इसमें जो है वो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व में, तो यहाँ पर आपके पास पावर 2 आ गया और यहाँ पर आपके पास बने। तो ये हमारे पास मैकेनिज़्म है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट सिंपल सा ही होता है कि जब हमारे पास जो है रेट कांस्टेंट जो होता है वो रेट होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन हो, यानी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 के बराबर हो। यानी जब ये 1 के बराबर हो जाएंगी तो ये जो आपके पास रेट होगा, ये रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन विच व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, यानी वो रेट ऑफ रिएक्शन जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो वो यूनिटी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, या फिर हम उसको वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत सिंपल सी चीज़ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपल सा ये है कि अभी हमने रेट लॉ पढ़ के आए हैं, तो सिंपल जैसे ये एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हम रेट लिखेंगे, तो रेट में आपको पता है रिएक्टेंट्स की टर्म को हम लिखते हैं, ठीक है, ए पावर। तो अगर आप जो भी कॉन्सेंट्रेशन के एक्सपोनेंट का सम है उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ये 2 + 0, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूँ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 + 1 है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्डर, 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फ्रैक्शन ऑर्डर है, सीडो ऑर्डर है, ये हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले जो है वो 0 ऑर्डर है। 0 ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जो कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन है, आप हाइड्रोजन और HCl की कितनी ही कॉन्सेंट्रेशन ले लो, रिएक्शन नहीं होगा। जैसे ही आप लाइट मारोगे, फोटोकेमिकल मारोगे, तो ये रिएक्शन फ़ौरन जो है वो HCl के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं इसका रेट लिखूँगा तो इसके रेट में जो है ये रेट जो है इंडिपेंडेंट होगा किससे, इनकी कॉन्सेंट्रेशन की, यानी ये
इनके ऊपर पावर क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। जैसे अमोनिया, अमोनिया का देखें, अमोनिया आप रखे रहेंगे कभी भी ब्रेक नहीं होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। जैसे ही आप हीट करना शुरू करेंगे तब ये ब्रेक होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वो रिएक्शन है जिनके अंदर अगर मैं इसका लिखूँ तो यहाँ लिखूँगा रेट इज इक्वल टू के एन पे पावर ज़ीरो। अब मैंने बताया था एक तो हम इक्वेशन देख के लिख लेते हैं और एक जो है वो जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो कॉन्सेंट्रेशन से रेट पे कोई फ़र्क ही नहीं आता। फ़र्क जो आ रहा था वो टेम्परेचर से आ रहा था। अच्छा, इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में, अब यहाँ पे पावर को पता है ज़ीरो ऑर्डर में जो होगा वो पावर ज़ीरो होगा। यहाँ पर जो होगा सिंपल सा पावर क्या आ जाएगी आपके पास, वन आ जाएगी, जैसे यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखें एक चीज़ देखें, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप इक्वेशन के ज़रिए लिखोगे तो इक्वेशन के ज़रिए तो इस पर टू आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि यहाँ पर रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने से वन टाइम चेंज होता है, ठीक है। अगर डबल करोगे तो वन का मतलब ये होता है अगर डबल करोगे तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल हो जाएगा रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट। एक्सपोनेंट ऑफ ये सिंगल कॉन्सेंट्रेशन का एक्सपोनेंट पे पावर वन है, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एग्जाम्पल्स आप इसको याद कर लीजिए। इसके बाद आप आ जाए सेकेंड ऑर्डर की तरफ, जिसमें सम एक्सपोनेंट का जो वो टू हो, यानी ये टू आ रहा है तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर है। अब सेकंड ऑर्डर में ये होता है कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को डबल करूँगा तो क्योंकि पावर है तो रेट मेरा 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो रेट 4 टाइम होगा तो पता लग जाएगा कि रेट हमारे पास है, ठीक है। और ये क्या आ गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दो स्पीशीज यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, इन दोनों का सम जो है वो टू के बराबर हो, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर में ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक कॉन्सेंट्रेशन पे पावर टू आ रही है, यानी सम जो है वो दो का किसके पास, यानी इस रिएक्शन में ऐसा था कि बी पावर ज़ीरो, तो इनका सम किसके पावर टू, इसमें क्या वन और वन है तो ये, जैसे ये एग्जांपल दिए गए कि एन ओ और ये है, इसमें पावर वन है, पावर दोनों का सम किसके बराबर है, टू है। तो हम कहेंगे कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, टू के बराबर है। अब जैसे यहाँ पर देख लें, यहाँ पर पावर टू आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है। और ये देख हमने यहाँ से देख के नहीं लगा, ये एक्सपेरिमेंटली तौर पर हमने क्या किया, इसको डिटरमाइन किया। अब थर्ड ऑर्डर तो बहुत ही आसान हो चुका है। थर्ड ऑर्डर में सिंपल सा क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो पावर थ्री आ रही होगी। पावर थ्री आने का मतलब जो भी एक्सपोनेंट है उसका सम थ्री है। हो सकता है कि बी यहाँ पर ज़ीरो तो ये थ्री प्लस ज़ीरो, और ये एक्सपेरिमेंटली पता लगेगा। हो सकता है ये टू प्लस वन हो सकता है कि वन प्लस टू हो। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। और इसमें फिर आप देख लीजिए पावर आ गया और ये आपके पास वन आ गया। अब देखिए मैंने बताया था ना कि पहले हम जब इसमें रेट लॉ लिखेंगे तो यहाँ रेट लॉ एक तो इक्वेशन के ज़रिए, तो इक्वेशन के ज़रिए तो यहाँ पे टू आ जाएगा और इस पर टू आ जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली तौर पर हमें पता लगा कि ये टू है और ये वन है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है कि भाई ये दोनों पहले भी मैंने आपको बताया दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके पहले H2O2 बनाया फिर ये रिएक्ट करके बनाया, तो हमारे पास ये स्लो स्टेप, अब स्लो स्टेप में दो हैं, दो मॉलिक्यूल इसके हैं और एक मॉलिक्यूल इसका, तो इस पावर टू आ गया, इस पावर वन आ गया। और ये चीज़ जो मैकेनिज्म हम लिखते हैं, ये मैकेनिज़्म हम पहले रेट लॉ बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटली तौर पर रिलेशन मालूम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन का, और उसके बाद जो है फिर हम जो है वो रिएक्शंस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ये आप देख लीजिएगा फ्रैक्शनल, यानी इसमें जो ऑर्डर हो फ्रैक्शन में हो, ठीक है। फ्रैक्शनल क्या होता है, और ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका असाइनमेंट है, ये दोनों असाइनमेंट है, इनको आपने खुद पढ़ना है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसमें क्या है, और फिर इसको पढ़ने के बाद फिर आपने इसको मेरे साथ शेयर करना है। तो यह स्टूडेंट सबसे अहम चीज़ जो हमने पढ़ी है वो यही पढ़ी है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कैसे करना है, और रेट लॉ क्या है, इसका सवाल आता है पेपर में, रेट लॉ। तो रेट लॉ को लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, वो एक्सपेरिमेंटली तौर पर ही डिटरमाइन होता है, और एक्सपेरिमेंटली तौर पर डिटरमाइन होने के बाद उसकी जो है वो फिर हम उसको जो है वो करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला हिस्सा भी आपका जो है वो पेपर में शामिल है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है वो हम बाकी चीज़ें देखेंगे।